So let's start with another topic, namely internal energy of real gases and ideal gases. यानी रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है। अगर हम बात करेंगे रियल गैसेस की, तो रियल गैसेस में टू इफेक्ट्स होंगे जिनकी वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। फर्स्ट वन विच इज द टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, अगर हम सिस्टम को हीट देंगे यानी टेम्परेचर देंगे, जो रियल गैस वाला सिस्टम है इसको अगर हम टेम्परेचर देंगे तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर simultaneously there will be the increase in internal energy, and it also reflects with the change in internal kinetic energy. That is, by increasing temperature of the system, which consists of real gases वो वाला सिस्टम जिसमें क्या हो, रियल गैसेस हो। तो जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी of the system simultaneously increases. Simultaneously, there will be increase in internal energy of this system. जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी यानी इंक्रीज होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी ऑल्सो द चेंज इन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो विद द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी it also reflects the changes in internal kinetic energy of the system with real gases। तो जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होगी सिस्टम की, जिसमें क्या होगा, रियल गैसेस। तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। द सेकंड इफेक्ट इज ऑफ बाय इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सेकंड वन जो इफेक्ट है बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जाहिर सी बात है जो रियल गैस सिस्टम है इसको में जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होगी, उनका जो रोल रहेगा उसमें वो दो तरह के इंटरेक्शन दिखाएगी, दैट इज बाय रिपल्शंस एंड बाय अट्रैक्शंस। तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम चेंजेस होगी सिस्टम में, तो उनकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज बाय these forces there will be some amount of work done within the system
तो सिस्टम में वर्क डन होगी वो बराबर होगी डी डब्ल्यू एंड विच इज इक्वल टू नॉन जीरो, दैट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वैल्यूज। और उसकी वजह से जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो इंक्रीज होगी, यानी उसमें चेंज आएगा। तो साइमल्टेनियसली there will be increase in internal potential energy of the system, जो बराबर होगी यू पी, दैट इज नॉन जीरो। ये उसके वैल्यूज होगी नो अदर देन जीरो, दैट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कहने का मतलब यही है, रियल गैस सिस्टम में जब हम रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस का जो रहेगा उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम चेंजेस होगी विद इन द सिस्टम also reflects the changes within the system, that is the change in internal potential energy, which will be non-zero, that is having values other than zero. So these are the two effects which changes the internal energy of the real gas systems. Gases वाला हमने डिस्कस किया, अब हम आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है। यहां पे भी कुछ इफेक्ट्स काम करेंगे। यानी रियल गैस, जो रियल गैस है इसमें हमें पता है उसमें हम एक्चुअल मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो वो एक्चुअल स्टेट में वहां परसिस्ट करेंगे, मगर इन आइडियल गैसेस, गैसेस हियर, द मॉलिक्यूल्स हियर, they behave ideally. So when they behave ideally, there will be minimum or no forces of attractions or repulsions within the system. तो यहां क्या होगा, जब गैसेस आपस में आइडियली बिहेव करेगी तो वहां जो रोल रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो जीरो के बराबर रहेगा, और वहां जो वर्क डन यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन रहेगा वो भी जीरो के बराबर रहेगा। तो मैं साइमल्टेनियसली वहां कहूंगा कि जो मेरा इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है वो भी जीरो के ही बराबर रहेगा, क्योंकि जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रोल क्या रहेगा सिस्टम में। सो हियर वी डिस्कस, हियर वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ attractions or repulsions। तो ब्रैकेट में लिखिए इंटरेक्शंस, यानी जो फोर्सेस यहां पे काम करेगी इंटरमॉलिक्यूलर वो जीरो के बराबर है। तो उससे क्या होगा, देन साइमल्टेनियसली जो वर्क डन होगा विद इन द सिस्टम, वर्क डन विद इन द सिस्टम क्या रहेगा, इससे इज इक्वल टू जीरो। तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, वर्क डन
dW will be 0 because there is no effect of these intermolecular forces of attractions or repulsions. तो जब वर्क डन 0 रहेगा तो उससे क्या होगा, जो मेरा इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हैविंग आइडियल गैसेस, दैट इज एन आइडियल स्टेट, तो वो भी रहेगा इज इक्वल टू 0, that is du p will is equal to 0, यानी जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की रहेगी तो 0 की रहेगी, ठीक है। तो जो दूसरा इफेक्ट इसमें आएगा टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा इन आइडियल गैसेस सिस्टम में। तो मैं आइडियल गैस सिस्टम को टेम्परेचर दूंगा तो उसकी वजह से जब हीट सप्लाई होगी विद इन द सिस्टम तो साइमल्टेनियसली जो मॉलिक्यूलर मोशंस होगी विद इन आइडियल गैसेस तो वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी द सम सॉर्ट ऑफ मोशंस व्हिच इंक्लूड वाइब्रेशनल मोशंस, रोटेशनल मोशंस एंड ट्रांसलेशनल मोशंस। तो साइमल्टेनियसली उससे क्या इंक्रीज होगा, हमारा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, तो विच इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इफ we increase the temperature of system having आइडियल गैसेस, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी यानी इंक्रीज होगी। तो उसमें जो होगा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, तो वो बराबर होगी U A will be equal to नॉन जीरो, दैट इज उसके वैल्यूज हो गए अदर देन जीरोस 1 2 3। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो टेम्परेचर है हमने इंक्रीज किया विद इन द आइडियल गैस सिस्टम, तो वहां ओनली जो है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से उनका जो रोल वो हमने नेग्लेक्ट यहाँ रखा, बिकॉज जो सिस्टम था वो आइडियली ही बिहेव करता है, तो उसकी वजह से उसकी जो पोटेंशियल यानी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी वो 0 हो जाएगी, बिकॉज देयर इज आल्सो वर्क डन, नो जीरो वर्क डन विद इन द सिस्टम। So these are the two aspects of the internal energy related with real gas systems and ideal gas systems. So thank you very much.